नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। आज हम दो बड़े मसलों पे बातचीत करने वाले हैं और दोनों ही मसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक मसला पूरे देश के लिए है, दूसरा जो मसला है वो हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला मसला है किसान आंदोलन और दूसरा मसला है निगमों के चुनावी नतीजे। आज हम दोनों ही मुद्दों पे बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं आइए निगमों के चुनाव के नतीजों पर। दोस्तों, राजनीति में कुछ भी घट रहा है वो कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, ना हार व्यर्थ होती है ना जीत व्यर्थ होती है। कुछ ना कुछ संदेश संकेत राजनीति देती है और उन संकेतों और संदेशों को जो पकड़ जाता है वो अपनी गलतियां सुधार लेता है और जो नहीं पकड़ता उसको एक दिन जनता सुधार देती है। मुझे लगता है कि नगर निगमों के जो चुनावी नतीजे हैं वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो गठबंधन वाली सरकार प्रदेश में चल रही है उसको एक अंतिम चेतावनी के रूप में कहा जा सकता है कि जनता ने बता दिया है कि अब आपकी जो सीमाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं और अब आपको सुधर जाना चाहिए। कैसे, इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है बड़ौदा उपचुनाव में हार गई और एक साल जब सरकार का बने हुए इसको हो गया है। बड़ौदा उपचुनाव में हारने के बाद मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने कहा कि ये जातिवाद की वजह से यहाँ पे ऐसा हुआ है। चलो लगा भी लिया जाए कि जातिवाद हावी रहा, लेकिन निगम के चुनाव में ऐसा क्या हो गया कि जहां पे भाजपा का प्रचंड जनाधार देखने में मिलता था, भाजपा को हमेशा शहरियों की पार्टी का तमगा इसको लगा रहा, आज वो उनको बुरी तरीके से वहां हार का सामना करना पड़ा। और जहां से जीते भी हैं, पंचकुला से जीते हैं, रेवाड़ी से जीते हैं, जहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है वहाँ ऐसे लोगों के नेतृत्व में पार्टी जीती है जिनको भाजपा के सत्ता में बैठे हुए लोग ही पसंद नहीं करते हैं या ऐसी कोशिशें उनके बारे में की जाती है कि उनको पीछे धकेला जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा, राजनीति संकेत देती है। भले ही भाजपा अनुशासन के नाम पे कुछ ना बोले, भले ही भाजपा अनुशासन के नाम पे एक दूसरे का सम्मान करना सिखाती हो, लेकिन ये सच्चाई है कि जो ये टर्म भारतीय जनता पार्टी के सरकार में है उसमें कैप्टन अभिमन्यु जैसे पूर्व वित्त मंत्री हैं, रामविलास शर्मा जी जो अभी तक बहुत ही नेग्लेक्ट किए जा चुके हैं, इन लोगों ने तो जीत दर्ज करवा दी। पंचकुला में भाजपा जीत गई, वहाँ के इंचार्ज कैप्टन अभिमन्यु जी थे। रेवाड़ी नगर परिषद में पूनम यादव जीत गई, यहाँ के इंचार्ज रामविलास शर्मा जी थे। और दूसरी जगह पे जहाँ अच्छे खासे जो मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीकी हैं सुभाष बराला जी, अम्बाला में मेयर को नहीं जितवा पाए। सोनीपत में निखिल मदान कांग्रेस के जीत गए, वहाँ से तो मुख्यमंत्री जी बड़ा जोर लगा के आए थे और संघ के आदमी को चुनाव नहीं जितवा पाए। और जिसको मुख्यमंत्री भरी सभा में जिसको स्टोरिया कहा, जिसके बारे में कहा कि ये जीत गए तो अराजकता तक सोनीपत में आ जाएगी, सोनीपत की जनता ने मुख्यमंत्री की बात ना मानते हुए उन्हीं को चुन लिया। इनकी सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी धारूहेड़ा उकलाना से चुनाव लड़ी, दोनों जगह पूरी तरीके से हार गई। धारूहेड़ा में तो 6ठे नंबर पर चली गई। उकलाना यानी कि जो गढ़ है जेजेपी का, वो साफ साफ संकेत है कि अब खिसक गया है बुरी तरीके से। ये पार्टी अब पिछड़ गई है और हिसार क्षेत्र में जहाँ पे जननायक जनता पार्टी मजबूत एक स्थिति में दिखाई दे रही थी, वो एक नगर पालिका तक का चुनाव नहीं जीत पा रही है। और ख़ास बात यह कि दोनों जगह पे जो आरोप लग रहे हैं वो लग रहे हैं कि भाजपा की वजह से नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब ये है कि अब इन दोनों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी साथ चलने तक को तैयार नहीं हैं और ये बहुत ही एक अलार्मिंग स्टेज है। अब इस स्टेज के जो संकेत हैं, अब आप अम्बाला
का अगर देखें, वहाँ पे पार्टी ऐसी क्या नौबत आ गई कि नगर निगम का चुनाव नहीं जीत पाए हैं। हालांकि पार्षद ठीक ठाक संख्या में जीते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल लगाए जाएं तो पार्षद भी निर्दलीय ज़्यादा जीत कर आए हैं। हर जगह से पार्षद निर्दलीय जीत रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका ना तो बीजेपी में विश्वास रहा, ना जननायक जनता पार्टी विश्वास रहा, और ना ही कांग्रेस कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे। उन्होंने कांग्रेस को भी इस चुनाव में रिजेक्ट करने का काम किया है। केवल एक जगह पे जो सोनीपत है उस पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीत पाए हैं। आप अगर अंबाला की बात करें तो विनोद शर्मा ने अपनी पत्नी शक्ति रानी को जिता के बहुत बड़ा कमबैक राजनीति में किया है, और बताते हैं कि उन्होंने काफ़ी हर तरह का इस चुनाव में दम लगाया, तब वो बीजेपी को हरा पाए हैं। लेकिन शक्ति रानी का मेयर बनना विनोद शर्मा की राजनीति में वापसी का एक बड़ा संकेत है। अब सिर्फ रेवाड़ी में और पंचकुला में बीजेपी जीती है, और वो जीती हैं, उस पे मुख्यमंत्री खुलकर उसका क्रेडिट भी नहीं दे सकते, क्योंकि अनुशासन पार्टी का कुछ कहता है, उनका मन कुछ कहता है। अब वो खुले मन से कैप्टन अभिमन्यु की तारीफ तो कर नहीं सकते हैं, या फिर वो खुले मन से रामविलास जी की भी तारीफ नहीं कर सकते हैं। अब जो दूसरे प्रभारी थे, जैसे अम्बाला में सुभाष बराला जी प्रभारी थे, पंचकुला में कैप्टन अभिमन्यु जी प्रभारी थे, और रेवाड़ी में रामविलास शर्मा जी प्रभारी थे, सोनीपत में कंवरपाल जी प्रभारी थे, और सांपला में मनीष ग्रोवर जी प्रभारी थे। सांपला में हार गए। तो इन जो संकेत हैं, ये जो संकेत हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अलार्मिंग स्टेज पे पहुंचने के संकेत हैं। बड़ौदा उपचुनाव के बाद अब निगमों के चुनाव से ये साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी को धरातल पर उतरकर जनता के बीच में जाना होगा, अपनी गलतियां, अपनी कमियों को पूछना होगा। नहीं तो ये सरकार जैसे तैसे चल तो जाएगी, लेकिन इस सरकार का असर जो होगा वो निगमों के चुनाव साफ साफ दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शुक्रगुजार होना चाहिए पंचकुला और रेवाड़ी का, जिन्होंने थोड़ी इज्जत बचाने लायक इनका काम कर दिया है। नहीं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज शायद बोलने की स्टेज पे भी नहीं होते इसमें। और राजनीति में हमेशा आत्म मंथन करना चाहिए। अमित शाह जी का जब 3 दिन का प्रवास रोहतक में था, उन्होंने इनको चेताया था कि आप इस गलतफहमी में मत रहना कि एक बार सरकार आपकी आ गई है तो फिर आती ही रहेगी। आपको सरकार लाने के लिए संगठन मजबूत करना पड़ेगा, और संगठन मजबूत करते हुए आपको एक बड़ा दिल रखना पड़ेगा कि बड़े दिल में अगर आपका पार्टी में ही विरोधी है, अगर आप पार्टी में ही किसी को पसंद नहीं करते हैं, या पार्टी में किसी को हाशिए पर डालने की कोशिश करेंगे, तो आने वाले समय में आपको इसका पे करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए सोचने का समय है कि किन किन मजबूत नेताओं को वो हाशिए पर डाल रहे हैं, किन किन अयोग्य अक्षम लोगों को संगठन में ला रहे हैं, उनके लिए सोचने का वक्त है। और जननायक जनता पार्टी का तो भगवान ही रखवाड़ा है, वो तो दुष्यंत चौटाला जी को सोचना होगा कि उनका हसर जो है वो आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत बुरी एक संकेत ये चुनाव दे रहे हैं। अब दूसरे मुद्दे पे चर्चा करते हैं दोस्तों। दूसरा मुद्दा हम सबके लिए उत्सुकता का विषय है कि जो ठंड है, जिसमें हम जो घरों में बैठे हैं कप कपा रहे हैं, ऐसी ठंड में सड़क पे ट्रालियों में लेटे हुए किसानों की मांगें पूरी होंगी या नहीं होंगी। आज की वार्ता जो है उसमें एक बात तो हो गई है कि सरकार ने किसानों का नमक तो खा ही लिया है। अब तक क्या हो रहा था, 6 बैठक हो चुकी थी, ये 7वीं है। किसानों का लंगर अलग आ रहा था, मंत्री कहीं और खा रहे थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई दिखाते हुए किसानों और खुद में जो दूरियां बनी हुई हैं उसको पाटने का काम किया है। और पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और सोम प्रकाश जो मंत्री हैं, तीनों ने किसानों के साथ ही लंगर चखा है। किसानों के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए भी कई वीडियो जारी हुए हैं, जिसमें टिकैत साहब बातचीत कर रहे हैं चाय हाथ में पकड़े हुए। तो उस अनौपचारिक बातचीत में जो एक गेस्चर था दोनों तरफ से, हालांकि अभी मुझे लगता है ये सिचुएशन बहुत दूर की बात है कि हम
किसी नतीजे पे पहुंच गए हैं, आंदोलन ख़त्म कर रहे हैं, इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन दोनों तरफ का जो गेस्चर था नेताओं का और जो बातचीत कर रहे थे केंद्रीय मंत्री, उनका जो एक गेस्चर था, आपस में बातचीत का जो तरीका था, उसको देखकर लग रहा है कि बातचीत कम से कम आज सकारात्मक दिशा में एक बढ़ी है। भले ही ये जब बातचीत ख़त्म होए तो तलखियाँ बढ़ें या फिर कहा जाए कि हम अभी नतीजे पे नहीं पहुंच सके हैं, मोटा मोटा से जो चीज़ें सामने आ पा रही हैं या जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि जो 3 कृषि बिल हैं, मुख्य मुद्दा मसला वहीं पे है, वहीं अटका हुआ है। सरकार चाहती नहीं उनको रद्द किया जाए, किसान संगठनों की मांग है कि रद्द करने ही पड़ेंगे। अगर पेच फंस रहा है तो केवल इन तीनों पे रखा हुआ है। एमएसपी की गारंटी सरकार पहले ही लिख कर देने को तैयार थी। बिजली के संबंधित जो अधिनियम मसौदा है उसको सरकार ड्रॉप करने को तैयार है। आज किसान संगठनों ने एक नई मांग भी रखी है कि जो किसान परिवार मरे हैं इस दौरान, शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। हालांकि जब इतने बड़े स्तर पे बातचीत हो रही हो तो ये इस तरह की मांग तो बहुत ही सरकार के लिए तो बहुत छोटी सी है। उनको तुरंत इसको पूरा करके और एक सकारात्मक संदेश वो दे सकते थे। हो सकता है रात तक वो दे भी दें, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, इस पे मामला फंस सकता है और मुझे लगता है ये मामला फंसेगा ही। लगता है कि अभी जो सकारात्मक जो चीज़ें मिल रही हैं, अब जो इसमें नया अपडेट जो आ रहा है, अभी मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ कि 4 जनवरी को दोबारा से ये बैठक होगी, यानी कि किसान संगठन और जो सरकार है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव आज बातचीत आगे बढ़ी है। और जो मीटिंग है वो 4 जनवरी को फिर से की जाएगी और इस मीटिंग में हो सकता है कि किसी समाधान तक ये पहुँचें और पूरे देश के हित में है, किसानों के भी हित में है। और मुझे लगता है कि इसका जो अंत है मीटिंग का वो अब 2-3 सीटिंग में होना है ही चाहिए, होगा ही, क्योंकि जितना दबाव सरकार पे किसान संगठन बना चुके हैं उतने दबाव के बाद तो हल निकलने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन सरकार ने 2 चीज़ें आज अच्छी की हैं। एक तो अपना गेस्चर बदला है, अभी तक तो वो अड़े हुए थे, इस बार किसानों के साथ ही लंच करके उन्होंने एक संकेत देने की कोशिश की है कि हम आपसे दूर नहीं हैं। और जो मीटिंग थी उसमें दिख भी रहा था कि दोनों में आज बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। और ये जो बातचीत है 4 जनवरी को जब अगली मीटिंग होगी उसमें ये साफ हो पाएगा कि कहाँ तक बातचीत पहुँची है। किसान संगठनों को सरकार ने फिर से एक कमेटी बनाने का सुझाव आज दिया है, प्रस्ताव दिया है। उस पर फैसला किसान संगठन जल्द ही ले लेंगे और फिर बता देंगे उनको, 4 जनवरी से पहले बता देंगे। अगर ये कमेटी अगर बनी तो निश्चित तौर पे समाधान की तरफ ये मामला बढ़ेगा। तो आज के 2 बड़े मसलों में एक तो निगम के चुनाव हैं। निगम के चुनाव का नतीजे जो हैं वो भाजपा और जननायक जनता पार्टी के लिए अलार्मिंग स्टेज हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और दुष्यंत चौटाला जी के मंथन का ये समय आ गया है। उनको अब आराम से बैठकर अपने जो भूगोल हैं, अपने जो गणित हैं, अपनी जो राजनीति है, अपनी जो रणनीतियां हैं, उन पे चिंतन करने का समय जनता ने दिया है। उनके पास समय है भारतीय जनता पार्टी के कि जो नेता उन्होंने हाशिए पे डालने की कोशिश कर रहे हैं उन नेताओं पे एक अब बड़े दिल के साथ उनको दोबारा से जिम्मेदारियों पे लेकर आना चाहिए। संगठन में जो नकारा नेता उनके पास हैं उनको अब दूरियां करने का समय आ गया है। अभी उन्होंने विधायक दल की मीटिंग की है और विनोद तावड़े जो थे, जो प्रभारी हैं, वो उसमें पूरा फोकस ये रहा है कि ऐसे कौन कौन से नेता हैं जो संगठन का काम बड़ी मजबूती के साथ कर सकते हैं। और अभी उनके पास जिम्मेदारियां कम हैं या नेगलेक्ट किए जा रहे हैं, उसमें बड़ा चर्चा का ये विषय रहा है। और अब जो निगमों के चुनाव के नतीजे हैं, जो कम से कम अम्बाला जहां मुख्यमंत्री ने पूरा जोर लगाया है वहाँ वो नहीं जितवा पाए हैं। सोनीपत में तो मुख्यमंत्री ने शायद निगम चुनाव में इस स्तर पे आकर जिस तरह के राजनीतिक प्रहार किए हैं मेयर प्रत्याशी जो कांग्रेस के हैं, उस तरह के तो कभी देखने में भी नहीं आए, तब भी वहाँ कैंडिडेट नहीं जीता है। तो ये एक बहुत बड़े संकेत और सबक प्रदेश की जनता दे रही है। इनके पास सुधरने का अवसर है
और जननायक जनता पार्टी के पास तो अवसर ही कम है। उनको तो अब बिल्कुल ग्राउंड पे उतर कर अपनी गलतियों के लिए जनता से माफ़ी मांगने का समय आ गया है, अगर उनको ये बचाना है तो सिस्टम। और रही बात किसान आंदोलन की, तो जो सरकार है और जो किसान हैं उनके बीच तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक किसी मुकम्मल नतीजे पे जल्द ही पहुंच सकते हैं। और देश के अन्नदाता, हम दुआ करते हैं, सब उम्मीद कर रहे हैं कि खुशी खुशी अपनी मांगें मनवाकर अपने घरों को लौट जाए। आप भी अपने इस पर विचार रखें कि किसान संगठनों की वार्ता क्या सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या अवसर अब हैं, और जननायक जनता पार्टी का जो भविष्य है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है। कमेंट जरूर करा करें दोस्तों, अपने मन के विचार लिखने चाहिए। अगर चैनल पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम रोज़ाना 8 बजे मिलते रहेंगे, हर रोज़ प्रदेश और देश से जुड़े एक बड़े मुद्दे के साथ। नमस्कार।